बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। इसके अंदर हम आज इंडस्ट्री एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे और अगर टाइम कुछ बचा तो हम कंपनी एनालिसिस के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो इंडस्ट्री एनालिसिस की अगर हम बात करें, इसके अंदर हमने सबसे पहले हमने देखना कि इंडस्ट्री कहते किसको हैं। इंडस्ट्री कहते हैं जी सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज को। जैसे अगर मैंने सीमेंट बनाने वाली कंपनीज की अगर बात करनी है, तमाम कंपनीज को एड्रेस करना है, तो उसके लिए मैं वर्ड इंडस्ट्री का यूज करूंगा, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री का जब वर्ड यूज किया जाएगा तो इसका मतलब है मैं सीमेंट बनाने वाली कंपनीज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मैं जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूंगा तो मैं कपड़ा बनाने वाली कंपनीज की बात करूंगा। तो इसका आमतौर पर लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि इंडस्ट्री का मतलब है एक बंदे की एक से ज्यादा कंपनीज। तो ऐसा नहीं है, इसका ओनरशिप से लिंक नहीं है। इंडस्ट्री का जो है, इंडस्ट्री जो ग्रुपिंग की जाती है नेचर ऑफ बिजनेस के लिहाज से की जाती है कि ये सीमेंट बनाने वाली कंपनीज का ग्रुप है, यानी कि ये सीमेंट इंडस्ट्री है, चाहे उनके ओनर डिफरेंट हो। इनमें ओनरशिप को हम इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ उसके ऑपरेशंस को देखते हैं, उसकी वर्किंग को देखते हैं, उनकी प्रोडक्ट को देखते हैं कि उनकी प्रोडक्ट सिमिलर होनी चाहिए। तो सिमिलर प्रोडक्ट रखने वाली कंपनीज को हम इंडस्ट्री कहते हैं। एनालिसिस के अंदर, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि इकोनॉमी एनालिसिस, जिसके अंदर हमने देखा था कि दुनिया की बेहतरीन कंट्री कौन सी है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेकंड फेज आ जाता है कि हम देखते हैं कि उस मुल्क के अंदर सबसे बेहतरीन बिजनेस कौन सा चाह रहा है, किस तरह का बिजनेस चाह रहा है, किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है, यानी कि किस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा ग्रोथ है। तो हम उस मुल्क की फिर इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज का इस वक्त पोजीशन क्या है। तो उसका एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम उसका लाइफ साइकिल देखते हैं। लाइफ साइकिल हम इसका एक ग्राफ से देखते हैं जी। ग्राफ इसका हमें बना के दिया गया जिसके अंदर इसकी चारों की चारों स्टेजेस जो की गई हैं उसकी की बेस पे हम देखते हैं। ये है जो हमारे पास लाइफ साइकिल, जिसमें पहली स्टेज होती है पायनियर स्टेज, दूसरी होती है एक्सपेंशन स्टेज, तीसरी होती है स्टेग्नेशन स्टेज और चौथी होती है डिके स्टेज। पायनियर स्टेज क्या होती है? ये इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है जिसके अंदर नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है। इसके अंदर जो आमतौर पर एग्जांपल दी जाती है आपके जो है रेडियो की और टीवी की दी जाती है कि रेडियो जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो स्टार्ट पे जो है उसकी सेल बहुत कम थी, फिर वक्त के साथ साथ उसकी सेल इंक्रीज होनी शुरू हो गई, लोग इसकी तरफ परचेज करने की तरफ चले गए और एक वक्त आया कि उसकी सेल एक जगह पर जाकर रुक गई क्योंकि हर किसी ने उसको खरीद लिया था। अब उसके बाद कभी कभार किसी ने कोई रेडियो खरीदना होता जिसकी वजह से उसकी सेल नीचे आना शुरू हो। अगर कंपनी सिर्फ रेडियो के ऊपर ही रहती तो उनकी सेल्स नीचे आ जानी थी और वो बिजनेस में प्रॉफिट खत्म हो जाता। उन्होंने क्या किया कि जैसे सेल रेडियो की सेल नीचे आने शुरू हुई तो उन्होंने साथ वर्किंग स्टार्ट की और उन्होंने शुरू कर दिया टीवी लॉन्च कर दिया, ब्लैक एंड वाइट टीवी। मगर लॉन्च किया तो उसके साथ उन्होंने अपनी रिसर्च नहीं स्टॉप की, उन्होंने साथ एक अगेंस्ट प्रोडक्ट भी उसके कि अगर ये प्रोडक्ट जब हमारी जो है स्टैग्नेशन स्टेज पे पहुंचेगी तो उसके बाद हमने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो उसी तरह जब टीवी आया तो टीवी की सेल एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो गई, बहुत एक लेवल आया तो उसकी सेल कम हो गई। लोग आमतौर पर उसी वक्त खरीदते थे शादी ब्याह के ऊपर, किसी की शादी करनी है तो उसके अंदर जहेज के अंदर टीवी देना, अदरवाइज टीवी की सेल जो है वो एक खास लेवल के बाद नीचे आना शुरू हो। फिर उसके बाद कलर टीवी आया, फिर पायनियर स्टेज उसकी इंडस्ट्री की स्टार्ट होगी। ऐसा करते करते ये डिफरेंट स्टेजेस एक इंडस्ट्री के अंदर चलती रहती हैं। जैसे अगर इस वक्त आईफोन 11 लॉन्च किया गया तो इसका यह मतलब नहीं है कंपनी के पास इसके बाद कोई प्रोडक्ट नहीं। कंपनी ने इसके अगेंस्ट जो है पहले से प्लान किया होता है। 12 के फीचर क्या होंगे, आईफोन 13 के फीचर क्या होंगे, 14 ऑलमोस्ट 2-3 आने वाली प्रोडक्ट पहले उन्होंने प्लान करके रख ली होती हैं कि जैसे इसकी जो है स्टैग्नेशन स्टेज होगी उसके बाद जो है हमने ये इसका सेकंड वर्जन लॉन्च कर देना ताकि नीचे सेल जाने के बजाय वो फिर दोबारा से ये हमारा सर्कल स्टार्ट हो जाए। तो हमने ये देखना होता है कि इंडस्ट्री का इस वक्त कौन सा फेज चल रहा है। और पायनियर स्टेज जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की स्टेज है। ये जो पहली स्टेज है इसके अंदर क्या पता प्रोडक्ट हिट हो या पिट जाए, वो लोग एक्सेप्ट ना करें। तो अगर इस फेज पे होंगे और आप लॉन्च जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। जैसे नोकिया ने किया था, नोकिया ने जो है स्मार्टफोन जब लॉन्च किया तो उसने विंडोज पे रहा, एंड्रॉयड पे नहीं आया। तो उसकी कुछ सेल हुई मगर उसके बाद वो वहीं पे पिट गया। पायनियर के बाद वो आगे एक्सपेंशन और स्टैग्नेशन की तरफ गया ही नहीं।
जिसकी वजह से नोकिया मार्केट से आउट हो गया। सैमसंग जो कि पहले मार्केट में नहीं था, उसने एक एंड्रॉयड लॉन्च किया, तो उसके जो है पायनियर स्टेज रिस्की था, शायद पिट जाए ये भी, मगर वो जो है एक्सपेंशन की तरफ गया, स्टेगनेशन की तरफ गया। तो पायनियर स्टेज के ऊपर डिसीजन करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है कि ये प्रोडक्ट हिट होगी इंडस्ट्री की कि नहीं हिट होगी। फिर जब एक्सपेंशन, ये हमारे पास जो है प्रॉफिटेबल सिनेरियो होता है, और ये भी इसलिए कि आप एक्सपेंशन के इनिशियल पे अगर एंटर हो तो फिर आपके पास प्रॉफिट अर्न करने का ज़्यादा चांस होता है। अगर आप एक्सपेंशन की स्टेज, स्टेगनेशन की स्टेज के पास पहुंच के करेंगे तो फिर जो है वो ऐसा आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न नहीं कर। तो हमने कोशिश करना होता है कि हम पायनियर स्टेज के बाद जब एक्सपेंशन का फेज स्टार्ट हो उस वक्त एंटर हो, ना कि उस वक्त जब एक्सपेंशन स्टेज जो है वो ख़त्म होने के करीब और स्टेगनेशन स्टेज स्टार्ट हो गए, क्योंकि स्टेगनेशन स्टेज बहुत कम अरसा रहती है, ज़्यादा अरसा आपकी एक्सपेंशन स्टेज रहती है। और उसके बाद वो स्टेगनेशन स्टेज के बाद जहाँ पर आपकी सेल जो है वो एक कांस्टेंट हो जाती है, उसमें मज़ीद इंक्रीज़ नहीं आता, बल्कि उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट होना होता है। तो यहाँ पर आप अगर एंटर होंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप जल्दी मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद नई प्रोडक्ट आनी है उस इंडस्ट्री के अंदर, और उस नई प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च के ऊपर नई मशीनें, नई डाइयाँ बनेंगी, नई जो है इक्विपमेंट आएगा, तो उसके लिए जो है शायद आपको दोबारा बहुत ज़्यादा सरमाया लगाना पड़े, तो शायद आपके पास इतना सरमाया ना हो। तो बेहतरीन फेज़ आपका जो है एक्सपेंशन का है। फेज़ के अंदर आप जब एंटर होते हैं उसके अंदर रिस्क कम होता है, रिटर्न जो है वो जो है बेहतर होता है। मगर अगर आप पाइनियर स्टेज पे आएंगे तो फिर रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, मगर रिटर्न देखें, आप इस फेज स्टेज पे अगर एंटर होते हैं तो यहाँ पर अगर एग्जिट होते हैं तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन क्या है। जबकि एक्सपेंशन स्टेज का आइडिया आपको यहीं से नहीं हो जाएगा, ये स्टार्ट से आप यहाँ पर कोई मिड के अंदर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये एक्सपेंशन स्टेज स्टार्ट हो गई है, तो इसमें एंटर होना चाहिए। तो इसलिए आपके पास प्रॉफिट मार्जिन क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा, आप कम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये इसके अंदर जो है हमारे पास 4 स्टेज होती हैं। पाइनियर स्टेज होती है, एक्सपेंशन स्टेज होती है, स्टेगनेशन स्टेज होती है, और डिके स्टेज होती है। इसको इंडस्ट्री लाइफ साइकिल कहते हैं। और एक चीज़ जिसके अंदर ये लाइफ साइकिल जितना छोटा होगा उस इंडस्ट्री के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा होंगे, रिसर्च के ऊपर आपको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा और आप पैसा कम कमा सकेंगे। तो इसलिए ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहिए जिसके अंदर ये जो है फेजेस लंबे अरसा तक चलें। जैसे अगर बात करें, हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है नई प्रोडक्ट क्या आएगी, उसके अंदर इतनी जल्दी कोई नई प्रोडक्ट नहीं आती, तो इसलिए उसके अंदर डिके फेज जो है वो नहीं आता। हाँ, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से कोई चेंज आ जाए, कोई कंस्ट्रक्शन के ऊपर पाबंदी लग जाए तो वो हो सकता है, अदरवाइज प्रोडक्ट वाइज उसमें कोई ये नहीं आएगा, जो है फेज डिके नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री जो है लाइफ साइकिल के अलावा हमें जो है कुछ और पॉइंट भी देखने होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। डिमांड एंड सप्लाई गैप, कि हमने देखना होता है कि उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपकी जो है मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स की, पाकिस्तान के अंदर मिल्क की सप्लाई कम है और डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे गुज्जर हजरात बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है इनोवेशन लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारी ज़रूरत को पूरा कर दें, खींच तान के, पानी डाल के, केमिकल डाल के, किसी तरीके से हमारी ज़रूरत के मुताबिक दूध जो है वो पूरा कर दिया जाए, क्योंकि गैप ही बहुत ज़्यादा है। लोगों को दूध ज़्यादा चाहिए मगर इतनी पीछे से सप्लाई है नहीं। तो इस तरह के अगर आप बिज़नेस में आएंगे तो आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं। और अगर ये इन्वर्स हो, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, जैसे कि अगर आप बात करें किसान की, उसकी जो है जो गन्ना लगाता है, शुगर केन, तो वो बहुत उसकी सप्लाई ज़्यादा है, आगे जो है शुगर इंडस्ट्री वो कम है। वो दूसरा सिर्फ गन्ने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इसके अलावा जो है और भी चीज़ों से, शलजम से, चुकंदर वगैरह से भी चीनी बना लेते हैं। तो इसलिए वो शुगर केन वालों को, गन्ने वालों को ब्लैकमेल करते हैं और अपनी मर्जी की प्राइस उनको देते हैं, हालांकि जो गवर्नमेंट ने रेट दिया होता है उससे भी कम वो उनको देते। तो आपने ये ज़रूर देखना होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप क्या है। तो ये हमेशा सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो आप वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो फिर आप वहाँ पे अपने कस्टमर से ब्लैकमेल होंगे, आप जो है इसके अंदर पैसे नहीं कमा सकते।
दूसरा इसके अंदर है जी हमारे पास कंपेटिटिव कंडीशन इन इंडस्ट्री। उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें देखना होता है कि आप इंडस्ट्री के अंदर जब एंटर होते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या यूनिक फीचर है जो कि दूसरी में नहीं है। लोग दूसरों में उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या कितना अवेलेबल है। जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर तो हम इस चीज़ के ऊपर मैटर नहीं करते। जैसे चाय को हम सब्स्टिट्यूट रख लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का, हालांकि आप अगर कोल्ड ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट आप जूसेस कह सकते हैं, जो फ्रेश जूसेस या आपके टेट्रा पैक जूसेस हैं वो तो आप उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, मगर हमारे यहाँ पर चाय को कॉफ़ी को भी उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम यूज़ कर लें। तो हमने ये देखना होता है कि जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं उसके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। जितना क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा उतना लोग आपके प्रोडक्ट से स्विच कर सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है आपने देखना है आपको कॉस्ट एडवांटेज, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है कि नहीं है। अगर आप लो कॉस्ट पे बना रहे हैं तो अगर कोई बंदा लो कॉस्ट पे बना रहा है तो उससे न्यू आने वाले को जो है प्रॉब्लम होगी। बाज़ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन लेवल हाई होता जाता है आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलता जाता है, चीज़ें आपको सस्ती पड़ती हैं, मटेरियल आपको सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से नया आने वाला जो कोई बिजनेसमैन होता है जब उसमें एंटर होता है तो वो उस स्केल पे तो स्टार्ट पे नहीं जा सकता सेल और परचेज के लिए, तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता चीज़ों को, तो इसलिए वो मार्केट से आउट हो जाता है और जल्दी मार्केट में कोई नया बंदा ऐड नहीं हो सकता। स्मॉल कैपेसिटी के ऊपर जो है उसको उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो उसके ऊपर कॉस्ट उसकी कम आएगी। तो ये जो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के अंदर ही ये इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है जी। तो आपने देखना होता है जी इन चीज़ों को इसके अंदर। फिर एक और चीज़ इसके अंदर आपने देखनी होती है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। जैसे हमने पहले बात की डिमांड एंड सप्लाई के अंदर कि अगर बायर के पास बार्गेनिंग पावर होगी, यानी कि मार्केट में सप्लायर बहुत ज़्यादा है बायर कम है, तो बायर के पास बार्गेनिंग का पावर होगी तो वो आपको ब्लैकमेल करेगा, अपनी मर्जी की प्राइस लेगा और आपके पास प्रॉफिट मार्जिन्स कम होंगे। तो हमने ऐसी इंडस्ट्री में जाना है जिसमें बायर के पास बार्गेनिंग पावर ना हो, यानी कि बायर ज़्यादा हो सप्लायर कम हो। बार्गेनिंग पावर सप्लायर के अंदर हम देखते हैं जी हमारे पास जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर हैं वो ब्लैकमेलिंग पोजीशन पे ना हो कि सप्लायर कम है और आगे से बायर ज़्यादा है, यानी कि जो मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं वो ख़रीदने वाले लोग कम हैं और उसको ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हैं जबकि बेचने वाले लोग कम हैं, जिसकी वजह से वो बार्गेनिंग पावर पे आ जाते हैं। मिल्क इंडस्ट्री के अंदर जो है जो डेयरी फार्म वाले हैं वो इसके अंदर बार्गेनिंग पावर पे होते हैं, वो टेट्रा पैक वालों को ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल कर सकते हैं फॉर सप्लाइंग ऑफ मिल्क, क्योंकि बायर बहुत ज़्यादा हैं और सप्लायर कम है। तो जब सप्लायर कम होंगे तो सप्लायर बार्गेनिंग पोजीशन पे आ जाएगा। फिर जो कंपेटिटर्स हैं उनके अंदर आपस में कोई टसल तो नहीं है, आपस में अगर टसल होगी तो उससे भी फिर इशू आएगा। जैसे मैं पेप्सी और कोक की बात करूं, पेप्सी पे अगर पेप्सी 5 रुपये कम करेगा तो कोक भी 5 रुपये कम कर देगा। अगर पेप्सी जो है वो अपना डिज़ाइन चेंज करेगा, बोतल का डिज़ाइन चेंज करेगा तो कोक भी करेगा। पेप्सी कोई अगर पानी लॉन्च करता है तो कोक भी फिर वो पानी लॉन्च कर देता है। कोक कोई फ्लाई वर्क करता है तो पेप्सी भी कर लेता है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे होते हैं और देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है और कोशिश करता है उसको दूसरे को जो है पीछे छोड़ने के लिए और उससे बेहतर काम करने के लिए। तो जब ये आपस में टसल शुरू हो जाती है कंपेटिटर्स के दरमियान तो फिर उसके अंदर फ़ायदा जो उठाया जाता है वो उठाता है कस्टमर, कंज्यूमर। जैसे आपकी जो है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, मोबाइल कंपनीज हैं, ये इनके रेट पहले जो है 25 रुपये के करीब होते थे, 20 रुपये 25 रुपये पर मिनट। बट जब नई कंपनीज आई इसके अंदर टेलीनॉर आई तो जायज़ आए, उन्होंने फिर पैकेजेस देने शुरू कर दिए, तो फिर आपस में उन्होंने में टसल शुरू हो गई और वो पैकेजेस नीचे आते आते जो है हमारी अफोर्डेबिलिटी के अंदर, हर किसी की अफोर्डेबिलिटी के अंदर वो रेंज आ गई। तो फ़ायदा इसके अंदर किसने उठाया? बायर ने उठाया, कस्टमर ने उठाया, जबकि वो दोनों आपस में टसल में जो है
₹25 से 18, 15, 12, 10, फिर इनकमिंग कॉल फ्री और सिर्फ आउटगोइंग कॉल, फिर नाइट पैकेजेस और फिर एसएमएस पैकेजेस, इस तरह की चीज़ें करते करते अब जो है वो मंथली पैकेज लगाएं और टेंशन भगाएं वाला काम है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, अगर कंपेटिटर में ये सर्द जंग होगी तो फिर उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन भी इफेक्ट होंगे। तो आपने देखना है इंडस्ट्री के अंदर कहीं ऐसा कोई इशू तो नहीं है, कंपेटिटर्स आपस में लड़ लड़ के तो नहीं मर रहे। फिर उसके बाद है परमानेंस। परमानेंस होती है टेक्नोलॉजी चेंज के ऊपर हम बात करते हैं कि जिस इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही हो तो उसमें आपको बार बार कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, बार बार पैसे लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि ऐसी इंडस्ट्री के अंदर पैसे लगाए जाए जिसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज ना हो, उसकी एज ज़्यादा हो। फिर उसके बाद आ जाती है लेबर कंडीशन, कि आप जिस इंडस्ट्री में पैसे लगाने जा रहे हैं, जिसका इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री की लेबर कंडीशन क्या है, क्या लेबर इजीली अवेलेबल है या नहीं है। अगर लेबर इजीली अवेलेबल है तो उसमें कोई यूनियन वाला सिस्टम तो नहीं है, उनमें आपस में ग्रुपिंग तो नहीं है किसी किस्म की। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम फिर फैसला करते हैं कि हमने इस इंडस्ट्री के अंदर जाना है या नहीं जाना। फिर उसके बाद है एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमने ये देखना होता है कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं या उसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह की अगर बात करें, सिगरेट इंडस्ट्री की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर उनको अच्छा नहीं समझा जाता, अल्कोहलिक ड्रिंक की आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर बात की जाए, कुछ अर्सा पहले आपके नज़रों से गुजरा होगा कि शुगर इंडस्ट्री को सब्सिडीज दी गई, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है शुगर इंडस्ट्री को। फिर इसी तरह अगर हम बात करें, अगर वो सीमेंट के एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा देते तो इसका मतलब है सीमेंट इंडस्ट्री प्रमोट नहीं हो रही, उसकी सेल कम हो जाएगी। तो हमने ये भी देखना था गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है। जैसे पिछली गवर्नमेंट थी वो कंस्ट्रक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस थी, तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करती थी रोड। तो इसके अंदर अल्टीमेटली हमें नज़र आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन के मटेरियल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सरिया हो गया, आपका जो है रेत होगी या सीमेंट हो गया, इस तरह की जो मटेरियल है उसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो उस तरफ रूल्स एंड रेगुलेशन के लिहाज से किस इंडस्ट्री को फेवर करें, किसको नहीं। जी, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मैं लाहौर के अंदर अगर मैं कहूँ जी मैंने सीमेंट की फैक्ट्री लगानी है, तो ये एक बहुत बेवकूफ़ाना फैसला होगा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल कहाँ से आएगा उसका। तो ये इसकी फैक्ट्रीज वहीं पे होंगी जहाँ के पर इसका रॉ मटेरियल पहाड़ वगैरह हैं, वहाँ से इजीली जो है वो मटेरियल मुझे मिल जाएगा और मैं उसकी प्रोडक्शन करूँगा। इसी तरह अगर मैं रेगिस्तानी इलाके में जाके मैं कहूँ जी बहावलपुर वाली साइड पे मैंने वो लगानी है, शुगर इंडस्ट्री वगैरह लगानी है, जहाँ पे गन्ने की काश्त ही नहीं होती। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जी कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन का हमें पता होता है। ब्रेक इवन क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा मिनिमम कितने यूनिट सेल करें तो हमारा ब्रेक इवन पे होगा, हमें कोई फ़ायदा कोई लॉस नहीं होगा। उससे ऊपर अगर हम सेल करेंगे तो हमें फ़ायदा या नुकसान, फ़ायदा होगा, उससे कम सेल करेंगे तो नुकसान होगा। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि दो एलिमेंट होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो हमें ऐसे बिजनेस की तरफ जानी चाहिए जिसकी फिक्स कॉस्ट कम हो, वेरिएबल कॉस्ट जितनी मर्जी ज़्यादा हो वो कंसर्न नहीं है, फिक्स कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ब्रेक इवन लोअर होगा और जितना फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी उतना ब्रेक इवन पॉइंट हाई होगा कि ज़्यादा यूनिट सेल करने पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाएंगे। तो इसलिए हमने ये देखना है कि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है और उसके प्रोपोर्शन फिक्स कॉस्ट का ज़्यादा है या वेरिएबल कॉस्ट का ज़्यादा है। तो ये सारे का सारा है हमारे पास इंडस्ट्री एनालिसिस। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस के अंदर हम कंपनी देखते हैं, जब इंडस्ट्री एनालिसिस कर लिया, उसमें सेलेक्ट कर ली कौन सी इंडस्ट्री सबसे बेहतर है, जो कि बेहतरीन चल रही है, तो उसके बाद फिर हमने कंपनी एनालिसिस करना होता है। कंपनी एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं जी कंपनी की परफॉर्मेंस के, कौन सी कंपनी बेहतर है। और कंपनी का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है वो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन इक्विटी और इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर उसके अलावा जो है नोट्स टू द अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और इनकी बेस पे आप एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस क्या करते हैं? आप रेशियो एनालिसिस करते हैं।
जिसमें सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज आ जाती हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट टाइमली पे कर सकती है कि नहीं कर सकती, कि एक साल के अंदर जो उसने लाइबिलिटीज पे करनी आने वाले एक साल के अंदर क्या उसमें वो पे करने की कैपेसिटी है या नहीं है। ये हमें लिक्विडिटी रेशियो से पता चल जाता है, जिससे के अंदर दो रेशियोज होती हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। लिवरेज रेशियो के अंदर देखा जाता है डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, कि कंपनी कितने परसेंट डेट पे चल रही है और कितने परसेंट जो है शेयर्स पे ओनर के पैसे के ऊपर चल रही है। जितना डेट का पोर्शन ज्यादा होगा कंपनी उतनी ज्यादा रिस्की होगी, जितना डेट का पोर्शन कम होगा उतनी कंपनी लेस रिस्की होगी। हम डेट इक्विटी रेशियो उसमें देखते हैं, टोटल डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो देखते हैं। डेट इक्विटी में पोर्शन होता है कि डेट इक्विटी का कितने परसेंट है, और उसके डेट टू टोटल एसेट के अंदर आ जाता है कि जितने भी एसेट्स कंपनी में लगे हुए हैं उनमें से कितने परसेंट डेट से खरीद के लगाए हैं। और तीसरी प्रोप्राइटर रेशियो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि टोटल एसेट्स जो है उनमें से कितने मालिक के पैसे से खरीद के लगाए गए हैं। और चौथी रेशियो के अंदर हम देखते हैं कि जो कर्जा लिया गया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है, क्या कंपनी वो पे करने की कैपेसिटी रखती है अपने प्रॉफिट में से, कहने जिसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसके अंदर देखना होता है कि कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, जिसके अंदर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, सेलिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो हमने ये देखना होता है कि चीज बनाने के बाद हमारे पास कितने पैसे बच रहे हैं। अगर 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं तो उसको बनाने के बाद हमारे पास कितने पैसे, अगर 20% आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है 100 रुपए की चीज हम बेच रहे हैं, जिसमें से 20 रुपए हमारा प्रॉफिट है, 80 रुपए हमारी कॉस्ट आती है। इसी तरह हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसके अंदर हमें देखना होता है कि कॉस्ट के साथ साथ हम बाकी खर्चे भी बिजनेस के माइनस करके देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करके देखते हैं कि फिर हमारे पास प्रॉफिट कितने परसेंट बचता है। और इसी तरह फिर टैक्स वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह माइनस करके हम देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट कितने परसेंट बचता है, जिसको नेट प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। इसके अगेंस्ट कुछ हम और रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। हम देखते हैं कि सेल का कितने परसेंट हमारा खर्चा जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे लग जाता है, सेल का कितने परसेंट खर्चा हमारा चीज़ें बेचने पे लग जाता है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो के अंदर हम देखते हैं कि टोटल जो सेल हमने किया उसमें से कितने परसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग, यानी कि दूसरे लफ्जों में कह लें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हमारे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी ऑपरेटिंग रेशियो। इसके अंदर हर किस्म की कॉस्ट हम देखते हैं कि सेल जो चीज़ हमने बेची है उसमें टोटल कॉस्ट, चीज़ बनाने की, उसको मैनेज करने की, उसको बेचने की टोटल कॉस्ट हमारी कितने परसेंट लगती है। फिर उसके बाद आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, कि जो पैसे लगाए गए हैं, इन्वेस्टर्स ने जो पैसे लगाए हैं उसके अगेंस्ट उनको क्या मिल रहा है। जैसे इन्वेस्टर ने क्या पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टर ने आपको एसेट लेके दिए तो एसेट के अगेंस्ट क्या कमाई हो रही है। इसी तरह जो है फिर हम देखते हैं कि टोटल कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ऐसा सरमाया जो कि लंबे अरसे के लिए बिजनेस के अंदर लगाया गया है, जिसमें इक्विटी भी आती है, जिसमें डेट भी आता है। तो इन दोनों को, जो लंबे अरसे के लिए सरमाया लगाया गया है उसके अंदर अगेंस्ट कमाई क्या हो रही है। टोटल एसेट के अंदर सारा सरमाया शामिल है, जो लंबे अरसे के लिए लगाया गया है, जो कम अरसे के लिए लगाया गया, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर सिर्फ लंबे अरसे के लिए लगाया गया सरमाया की बात हो रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ ओनर का जो पैसा लगाया गया उसके अंदर ओनर को क्या कमा के दिया जा रहा है। तो ये तीन तरह की कैटेगरी, एक लंबे अरसे का और कम अरसे का तमाम पैसा के अगेंस्ट क्या कमाई की जा रही है, जिसको रिटर्न ऑन एसेट कहा जा रहा है। फिर सिर्फ लंबे अरसे के लिए जो बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया गया, चाहे वो मालिक ने लगाया या उधार लेके लगाया गया, उसके अगेंस्ट क्या रिटर्न हो रहा है, उसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। मालिक ने कितना पैसा लगाया है उसके अगेंस्ट क्या रिटर्न हो रहा है, इसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिंग टू इक्विटी शेयर्स, जिसके अंदर हमारे पास अर्निंग पर शेयर, अर्निंग यील्ड, डिविडेंड पे आउट रेशियो और प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाता है। अर्निंग पर शेयर का इन्वेस्टर ने मार्केट से एक शेयर खरीदा है, उसके अगेंस्ट कंपनी क्या कमा रही है, एक शेयर के अगेंस्ट क्या कमा के दे रही है, एक शेयर के अगेंस्ट क्या कमा के दे रही है। फिर अर्निंग यील्ड होता है कि वो शेयर उसने 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए के अगेंस्ट क्या कमा रहे हैं। ऊपर वाले में है कि एक शेयर के अगेंस्ट क्या कमा के दे रही है। अर्निंग यील्ड में आ रहा है कि अगर वो शेयर उसने 100 रुपए का खरीदा तो 100 के बदले में कितना कमाया जा रहा है। फिर डिविडेंड यील्ड है, फिर 100 रुपए के बदले में उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है, यानी कि जितने का उसने खरीदा है उसके बदले में, अगर उसने 200 का खरीदा तो 200 के बदले में उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है। अगर उसने 500 का खरीदा तो 500 के बदले में उसको डिविडेंड क्या मिल रहा है, कितने परसेंट मिल रहा है डिविडेंड, उसको डिविडेंड यील्ड कहते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो के कंपनी ने जो एक शेयर के अगेंस्ट कमाया है उसमें से एक शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दिया है, कितने परसेंट दिया है।
अगर इसका आंसर लेट्स सपोज 40% आता है तो इसका मतलब कंपनी जो भी कमाते हैं उसमें से 40% शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड दे देती है। उसके बाद आ जाते हैं प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो। ये हम देखते हैं कि मार्केट प्राइस और हमारी अर्निंग के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। इसका आंसर जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी बेहतर होगी। इसको अर्निंग मल्टीप्लायर भी कहते होते हैं, जो है ना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, जिसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास जो रेशियोज हैं वो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट, या इन दोनों रेशियोज के आंसर को मल्टीप्लाई कर लें, या दूसरी तरफ अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट कर लें, तो फिर भी हमारे पास इसका आंसर आ जाता है अर्निंग यील्ड। तो ये था ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हमने बात की थी यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास कुछ और रेशियोज भी हैं जिनको हम एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियोज कहते हैं, जिसके अंदर करंट एसेट्स टर्नओवर है, फिक्स एसेट टर्नओवर है, टोटल एसेट टर्नओवर है, इन्वेंटरी टर्नओवर और डेटर टर्नओवर। इनको एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं, जिसकी बेस पे हम ये चेक करते हैं कि हमारे जो एसेट्स कितने इफेक्टिवली काम। उसके बाद कुछ अदर वेरिएबल्स हमने देखने होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर कंपनीज मार्केट शेयर है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, एक्सपेंशन प्लान है, अदर बुक पोजीशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये कुछ 5 चीज़। असेसमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट के लिए हमारे पास 2 टूल, 3 चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर हम देखते हैं कि कंपनी अपने जो है फाइनेंस यानी कि इंटरेस्ट वगैरह को कवर कर सकती है कि नहीं कर सकती। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर हम देखते हैं कंपनी अपने ऑपरेशंस के खर्चे को पूरा कर सकती है कि नहीं कर सकती। और टोटल लीवरेज के अंदर हम देखते हैं कि टोटल जो है बिजनेस के खर्चे प्लस जो है उसके फाइनेंस के खर्चे दोनों कवर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये 3 तरह के हम इसमें लीवरेज फाइंड करते हैं। तो ये टोटल चैप्टर है, इसको रीड आउट कीजिएगा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ऊपर बात कर लेंगे।